हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो विषय है उसका नाम है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में हमने शुरू कर दिया है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ। और हाशियाकरण की समझ में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आदिवासी कौन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें हम समझेंगे कि आदिवासी होते कौन हैं और आदिवासी का कल्चर कैसा है, भारत में किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है। आदिवासी जब बोलते हैं ना कि आदिवासी होते कौन है, तो आदिवासी शब्द का मतलब समझते हैं, फिर समझते हैं कि आदिवासी एक्चुअल में होते कौन है। तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है दोस्तों मूल निवासी। जो लोग मूल निवासी है किसी देश के, वो सब आदिवासी ही हैं। तो हमारा देश का अगर हम बोलते हैं ना, हमारे देश का मूल निवासी कौन रहे होंगे, सबसे प्राचीन लोग कौन थे, तो दोस्तों आदिवासी ही सबसे प्राचीन वो जातियां हैं जो इस देश में सदा से रहती आई है। तो आदिवासी है कौन, ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी जी रहे हैं। ये ऐसी जनजातियां हैं या ऐसी जातियां हैं, ऐसे समुदाय हैं जो सालों से जंगलों में जीते आ रहे हैं और आज भी जी रहे हैं, यानी जंगलों से इनका नाता रहा है। तो वो लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों पर निर्भर रहते हैं, वो सभी आदिवासी जनजातियां कहलाती हैं। आज भी बहुत सारी जनजातियां, तो वैसे बहुत सारे आदिवासी जनजातियां शहरों में निवास कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो आज भी जंगलों पर निर्भर हैं। आपने अंडमान निकोबार का जरूर नाम सुना होगा, वहाँ पर बहुत सारी जनजातियां ऐसी जो आज भी वहाँ पर जंगलों में ही निवास कर रहे हैं। भारत के लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। भारत की अगर टोटल आबादी का 8% निकालेंगे आप, तो टोटल 8% की आबादी जो है हमारे देश में आज भी जनजाति की आबादी है, जिसमें भील जनजाति और गोंड जनजातियां भी सबसे बड़ी बड़ी जनजातियों में शुमार हैं। अब आगे लिखते हैं कि अकेला उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सब जनजाति एक जैसी थोड़ी ना होती है। अभी मैंने 2 जनजातियों के नाम बताए हैं, जैसे भील जनजाति, गोंड जनजाति, दोनों के अलग अलग रीति रिवाज भी होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनजातियां एक जैसी नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ अलगाव तो पाया जाता है। अकेला उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां पर 60 से ज़्यादा प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, तो आदिवासियों की जनसंख्या का वितरण कैसा इस देश में। इस देश में आदिवासी जनसंख्या का वितरण कैसा है। सारी आदिवासी जनजातियां एक जैसी नहीं है, क्योंकि अगर एक जैसी होती तो सभी आदिवासी का नाम ही एक ही जनजाति के नाम से रखते हैं। तो अलग अलग आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में लगभग 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह हैं, मतलब 500 अलग अलग आदिवासी समूह हैं। हर एक आदिवासी समूह के देवता का नाम अलग होगा, कहीं ना कहीं उनके नाच गाने के ट्रेंड अलग अलग होंगे, पोशाक में भी अलग अलग परिवर्तन हुआ होगा, रहन सहन के तरीके में भी चेंजेस आया होगा। लेकिन इनमें एक कॉमन चीज़ है कि ये जंगलों में जीते रहे हैं और आज भी कुछ लोग जंगलों में निवास कर रहे हैं। तो जंगल से इनका संबंध है, इस वजह से इनको आदिवासी कहा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। आपको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं। अनुसूचित जनजाति की हम लोग जब लिस्ट देखते हैं तो एसटी की संख्या सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और जैसे 7 सिस्टर, सभी जगह पर आपको अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ मिलेगी। दोस्तों, भारत में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनजातियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, बाकी बहुत सारे ज़्यादातर राज्यों में आदिवासी जन समूह जो है आपको दिखाई देंगे। देश के सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र। आपको पता है दोस्तों, देश में सबसे ज़्यादा खनन और औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, वो मिलेंगे आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है। खनिज की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा रिच एरिया है और इसी क्षेत्र में रहते थे पूरा बहुत पहले से ही जनजाति आदिवासी समूह यहाँ पर निवास करते थे। दोस्तों, अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कहानी जरूर पढ़ी थी, आदिवासी फैमिली की कहानी। उस कहानी में उस फैमिली को उड़ीसा से वहाँ के लोगों को निकाल दिया जाता, वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि उनको जंगल भी लेने थे और साथ ही साथ ज़मीन में लोहा निकला था। तो खनिज संपदा की वजह से आदिवासियों को अपनी ज़मीन भी खोनी पड़ी थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि देश के सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में ही हैं।
जैसे जैसे कहा, जैसे हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, टिस्को टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर, वहीं राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी खनिज संपदाओं की जगह है, खनन की जगह है। यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं और यहीं पर औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित की गई हैं। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र और खनन क्षेत्र है भारत में ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण, वहाँ पर जनजाति इलाके हैं, वो जनजाति इलाकों में ही आपको मिलेंगे। तो आपको देखना है कि कहाँ ज़्यादा मिलेगी जनजातीय या आदिवासी क्षेत्र, तो आप इन राज्यों में विजिट कर सकते हैं। आदिवासियों की विशेषता क्या होती है? हमने ये तो समझा कि आदिवासी कौन होते हैं, अब समझते हैं कि आदिवासी की विशेषता क्या होती है। विशेषता क्या होती है? कोई व्यक्ति विशेष कब होता है? जब वो औरों से अलग होता है। तो आदिवासी जो है वो समाज, आदिवासी समाज जो है वो और सभी समुदाय से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बाकी दूसरे समुदाय में दिक्कत क्या है, वहाँ पर ऊंच नीच की भावना चलती है, लेकिन आदिवासियों में ऊंच नीच का फर्क बहुत ही कम है। तो उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत ही कम होता है, वो सब एक समान रहते हैं। उनके यहाँ पर बड़ा छोटा ऐसा कुछ चलता नहीं है। और ये समुदाय जाति वर्ण समुदाय, जाति वर्ण व्यवस्था ना, हमारे देश में जो जाति वर्ण व्यवस्था चलती है, जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं उसको बोलते जाति वर्ण व्यवस्था। और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय, जो राजाओं के शासन में जो समुदाय रहते थे, उन समुदाय से भी ये बिल्कुल अलग होते हैं। यानी इनका कल्चर भी अलग होता है, पहनावा भी अलग होता है, रहन सहन भी अलग होता है। ये किसी भी प्रकार से उस समय तो राज्यों पर डिपेंड भी नहीं थे, यहाँ तक कि राजा इन पर डिपेंड होते थे। पहले जंगलों से लकड़ी काटने के लिए, घर बनाने के लिए दूसरे समुदाय इन पर डिपेंड होते थे पहले, लेकिन अब तो जो है थोड़ा ज़माना बदल गया है, समय बदला है। लेकिन एक समय तक ऐसा था कि कभी आदिवासी जो है दूसरे समुदाय पर डिपेंडेंट नहीं रहे, वो बिल्कुल अलग ही थे, इसलिए इनकी विशेषता थी। आदिवासियों के धर्म और मान्यताएं क्या क्या हैं? आदिवासियों के धर्म और मान्यता की बात करें तो जनजाति, बहुत सारे धर्म जनजातियों में प्रचलित है, जो कि नॉर्मल हमारे धर्मों से बिल्कुल अलग है। वहाँ उनके धर्म, ज़्यादातर धर्म देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी देवी देवता। जैसे मध्य प्रदेश में एक जनजाति है जिसके बारे में सोच सकता है, जिस देवता के बारे में आपने कभी सुना हो, दुल्हा देव के नाम के एक देवता को पूछते हैं। ऐसे बहुत सारे जनजातियाँ मध्य प्रदेश में जो अलग अलग देवी देवता को पूछते हैं, उनका धर्म है वो। तो बहुत सारे समुदाय में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, और जो इस्लाम, हिंदू, ईसाई, जो हमारे मुख्य धर्म है ना, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म जो है, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इससे बिल्कुल अलग हैं ये समुदाय। इन समुदाय में अभी पूजा किस चीज़ की करते हैं? ये पूजा प्रकृति की करते हैं, ये पूजा पुरखों की करते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो पूर्वजों की पूजा करते हैं, ये पूजा अपने गांव की करते हैं, क्योंकि वही गांव उनको रोजगार देता है, उसी गांव से उनका सब कुछ काम चल रहा है। तो गांव की पूजा और प्रकृति की उपासना जरूर करते थे। तो ये जो है ज़्यादातर इनको पूछते थे। साथ ही साथ अब जो देवता के नाम आप जब भी पढ़ोगे ना कहीं पर भी कि भाई आदिवासी में ये देवता, जैसे दुल्हा देव का नाम मैंने आपको बताया, ये सब प्रकृति के देवता माने जाते थे। कोई हवा है, कोई आग अग्नि है, इन सबको ही देवता, धरती को भी ये पूछते थे। तो प्रकृति के रूप में किसको पूछते थे? पर्वत को पूछते थे। नदी और पशु की उपासना आत्मा के रूप में करते थे। वो क्या बोलते थे? आदिवासियों में क्या प्रचलन है कि ये प्रचलन है कि भाई पर्वत है, नदी है और आपके पशु है, ये सब क्या है? ये आत्मा के रूप में इनकी पूजा करते थे कि ये पवित्र आत्मा है, इनकी पूजा करना चाहिए। ग्राम, इन्हें वहां बोलते हैं ग्राम आत्मा। तो ये ग्राम आत्मा जो है जिनको पूछते हैं ना, प्रकृति को ये ग्राम आत्मा के रूप में परिभाषित करते हैं। और इन ग्राम आत्माओं की पूजा ये गांव के भीतर ही की जाती थी, गांव के बाहर नहीं होते थे, गांव के भीतर ही वो सभी पूजाएं होती थी। और वो कहाँ होती थी? लता कुंजों में। लता कुंज मतलब चबूतरा बना लिया या छोटा सा मंदिर जैसा कुछ बना लिया, तो लता कुंज में ही वहाँ पर पूजा होती थी। लेकिन पुरखों की जो पूजा होती थी, वो उपासना जो होती थी, वो अपने अपने घर में ही होती थी, अपने अपने पूर्वजों की। वो गाँव में अलग से कोई मंदिर ऐसा कुछ नहीं बनाते थे, जबकि अपने अपने पूर्वजों की, पुरखों की पूजा वो खुद ही घर पे कर लेते थे। ठीक है दोस्तों, तो आदिवासियों की ये जो धर्म के बारे में था। तो अब बात आती है कि क्या इतने साल हो गए, अब तो आदिवासी बहुत सारी जनजातियाँ दूसरी जातियों के संपर्क में आ गई है। अब तो दूसरे समुदाय और आदिवासी समुदाय सब एक मिलकर एकजुट होकर रह रहे हैं। अब तो समाज में ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या हुआ? क्या उनके धर्म का प्रभाव किसी दूसरे धर्म पर पड़ा होगा, या किसी दूसरे धर्म ने, हिंदू, सिख, मुस्लिम या ईसाई धर्म ने क्या उनको प्रभावित कर दिया? तो दोनों चीज़ हुई है। देखिए, दोनों चीज़ क्या हुए? आदिवासियों पर दूसरे धर्म का प्रभाव हुआ है तथा
दूसरे धर्म पर आदिवासियों का प्रभाव भी हुआ है, यानी आदिवासी धर्म का प्रभाव भी दूसरे धर्म पर देखने को मिलता है। दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, तो देखते हैं कि आदिवासी के धर्म पर कौन कौन से धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आदिवासी के धर्म पर बौद्ध, ईसाई, शाक्त, वैष्णव आदि धर्मों का प्रभाव, आदि धर्मों और पंथों का प्रभाव रहा है। तो कुल मिलाकर के आदिवासियों के जो धर्म है वो प्रभावित हुआ है दूसरे धर्मों से। कौन कौन से धर्म याद रखने पड़ेंगे, बौद्ध, ईसाई, शाक्त और वैष्णव धर्म का। अभी शाक्त के सारे धर्म आपको समझ में आ रहे होंगे, बौद्ध धर्म आपको समझ में आ गया होगा, भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी जो फॉलो करते हैं वो फॉलोवर्स बौद्ध कहलाते हैं। ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन आप समझते ही हैं, ईसा मसीह के जो फॉलोवर्स हैं। वैष्णव धर्म आप समझते हैं भगवान कृष्ण के फॉलोवर जो होते हैं वैष्णव। और शाक्त का मतलब होता है शक्ति, जो माँ आदि शक्ति के पीछे फॉलो करते हैं, जैसे जिसमें माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ लक्ष्मी है। तो आदि शक्ति को जो फॉलो करते हैं, ये जो धर्म इनसे जुड़ा हुआ है, केंद्र में जो आदि शक्ति है, नारी शक्ति है, और उसी को हम लोग बोलते हैं शाक्त धर्म। तो इन सभी धर्मों से वो क्या हुए, वो प्रभावित रहे, उनका जो आदिवासी धर्म का है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासी ईसाई भी बने हैं दोस्तों। हमारे देश में क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट पे रही होगी उस समय, तो क्रिश्चियन जब अंग्रेज हमारे देश में थे। अब जैसा आपको बोला जाता है ना कि 19वीं सदी, तो जब मैं बोलता हूँ ना 19वीं सदी कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, क्या हम लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं, 1900 समझ लेते हैं। सन 1800 से लेकर के 1899 तक का जो दौर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 19वीं सदी। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सी सदी चल रही, तो आप बोलोगे ना 21वीं सदी। तो सन 2000 से लेकर के 2099 तक जो चलेगा वो 21वीं सदी चलेगी। तो वैसे ही 19वीं सदी का मतलब क्या हुआ, 1800 ईस्वी से 1899 ईस्वी के बीच में बहुत सारे आदिवासी जो थे वो ईसाई बने हैं। उसका कारण होगा शायद कि अंग्रेज हमारे देश में उस समय आए हुए थे, और अंग्रेजों के शासन के दौरान औपनिवेशिक काल में बहुत ज़्यादा जो है ईसाई धर्म को प्रचार मिला था। परंतु आदिवासी धर्मों का दूसरे प्रभुत्वशाली धर्म पर भी असर देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि दूसरे धर्म पर आदिवासियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, ये 2 राज्यों में देखने को मिलता है। एक तो मिलता है आपके पश्चिम बंगाल में और दूसरा मिलता है असम में। पश्चिम बंगाल और असम में आज भी देवी देवताओं की पूजा होती है, और हालांकि जो देवी देवता की पूजा पूरे भारत में भी होती है, लेकिन वहाँ पर तंत्र वंत्र विद्या को लेकर के बहुत आपने सुना होगा। तो वहाँ पर क्या है, जैसे उड़ीसा में भी हुआ, उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ जो है वो पूरा आदिवासियों से ही प्रेरित है, आदिवासी से प्रभावित है। वहीं बंगाल और असम की शक्ति और तांत्रिक परंपराएं भी जुड़ी हुई है, किससे, आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं आदिवासी धर्मों ने इन जगहों पर प्रभाव डाला है। तो दूसरे धर्मों पर भी उनका प्रभाव है, और दूसरे धर्म का आदिवासी धर्म पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। दोनों चीज हम समझ चुके हैं आदिवासी के बारे में। आगे समझते हैं कि आदिवासियों की भाषाई विशेषता क्या है। आदिवासियों की भाषा की विशेषता क्या है, तो आदिवासियों की अपनी एक भाषा होती है, अलग अलग भाषा होती है। तो आदिवासियों की अपनी भाषा रही है, कोई भी आदिवासी हो, चाहे अलग अलग आदिवासी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी एक भाषा जरूर होती है। और वो भाषा जो है ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग तो है, लेकिन उतनी पुरानी है। संस्कृत से अलग तो है। अब संस्कृत से क्यों कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि वो उतनी पुरानी है जितनी संस्कृत मानी जाती है। तो संस्कृत जितनी पुरानी तो है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग जरूर है। इन भाषाओं ने तो बांग्ला भाषा जो है ना, भारत की बांग्ला भाषा कहाँ बोली जाती है, बांग्ला भाषा बोली जाती है पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश में भी बोलते हैं, कुछ असम के एरिया में भी बोलते हैं। तो पश्चिम बंगाल वाले जो बांग्लादेश की जो पश्चिम बंगाल की जो बांग्ला भाषा है, और मेजर लैंग्वेज है, उस बड़ी भाषा को भी आदिवासियों की भाषा ने काफ़ी प्रभावित किया। तो जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषा पर इनका गहरा प्रभाव था। किसका गहरा प्रभाव था, आदिवासियों की भाषा का। अब एक आध भाषा का नाम ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो आदिवासी के में प्रचलित भाषा है उसका नाम है संथाली। संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। संथाली भाषा भारत के झारखंड में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, और कुछ हद तक उड़ीसा के कुछ जगहों पर भी संथाली बोली जाती है। आपने पिछले लेक्चर में ज़रूर सुना होगा, जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे आदिवासी परिवार की, तब वहाँ पर उनका जो पोता है वो बोलता भी था ना कि हम लोग संथाली बोलते हैं घर में,
और स्कूल में हम लोग हिंदी नहीं बोल सकते ढंग से, इसलिए दूसरे लोगों से हम लोग वो अलग समझते हैं अपने आप को, बाकी दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं। तो संथाली भाषा उड़ीसा की कहानी में जुड़ी हुई, तो वहाँ पर भी बोली जाती है। तो संथाली भाषा एक बहुत बड़ी एक आदिवासी भाषा है, और कहीं ना कहीं संथाली इतनी फेमस है कि ये पत्र पत्रिकाओं में भी आपको मिल जाएगी। इनकी पत्र पत्रिकाएं, पेपर भी छपते होंगे, और साथ ही साथ इंटरनेट पर भी ये मौजूद है। आप चाहे तो इंटरनेट पर भी इसको देख सकते हैं। संथाली भाषा के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हाँ, अगर वो संथाली लैंग्वेज में लिखी होगी तो शायद समझ में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अगर आप हिंदी डिस्क्रिप्शन देखोगे तो संथाली के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इतिहास आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग आदिवासियों की भाषाओं की विशेषता समझ लिया कि एक तो इनकी अपनी अलग भाषा होती है। विशेषता यह होती है कि संस्कृत से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन उससे पुरानी भी, उसके बराबर पुरानी है। साथ ही साथ दूसरी जो भाषाएं हैं, जैसे बांग्ला बड़ी भाषा है, इस पर भी आदिवासी भाषा का काफ़ी प्रभाव रहा। वहीं संताली नाम की जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है, और इसकी पत्र पत्रिकाएँ भी उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ ये आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। और कई बार सरकार खुद आदिवासी लोगों को प्रमोट करने के लिए सरकार ऐसे प्रोग्राम चलाती है दूरदर्शन पर, ऐसे या गणतंत्र दिवस के परेड पर भी मौका दिया जाता है कि आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को लोगों को बताएं। तो कहीं ना कहीं टेलीविज़न और पत्र के माध्यम से धीरे धीरे दूसरे लोग जो जिनको जानकारी नहीं थी आदिवासियों की, वो धीरे धीरे जानकारी बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं आदिवासियों की छवि और जो उनकी प्रचलित छवियाँ हैं कैसे हमको दिखाई देते हैं। तो जैसे आपके दिमाग में आप आंख बंद करके करोगे और जैसे मैं बोलूँगा कि आदिवासी लोग आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं और चलते आ रहे हैं, और सब एक ही कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो एक उनकी यूनिफॉर्म दिखने को मिलती है कहीं ना कहीं। तो छवियाँ जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हो, इसमें ये जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट के जनजातियों का फोटो है। वहीं आप ये जनजाति देखोगे वाइट कपड़ों में, हो सकता है कि ये छत्तीसगढ़ या झारखंड की कोई जनजाति का आदिवासियों का फोटो है। स्कूल के उत्सवों, किताबों और फिल्मों में आदिवासियों को एक साथ एक रूप में पेश किया गया। अक्सर जब हम लोग मूवीज़ देखते हैं या किताब पढ़ते हैं या फिर हम लोग स्कूल में उत्सव मनाते हैं, तो वहाँ पर जब भी आदिवासी की बात आती है तो आदिवासी का हमेशा हम लोग एक रूप में दिखाते हैं कि सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सब एक जैसा कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, सबने मुकुट धारण किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनमें एक रूपता है, और वे नाचते गाते दिखाई देते हैं। अक्सर उनको नाचते गाते दिखाई देते हैं। तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि खाली नाचना गाना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो उसके अलावा इनके पास बहुत सारे ज्ञान है दोस्तों। उनकी कल्चर अलग है, लेकिन कल्चर में बहुत बड़ा अहम हिस्सा नाच गाने का है। रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट पहनते हैं। तो इस तरह की आदिवासी जनजाति के पहनावे होते हैं और उनकी प्रचलित छवियाँ होती। और भी आगे है दोस्तों इसमें, उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में हम कम ही जानते हैं। दोस्तों, आदिवासी की सच्चाई के बारे में बहुत लोग कम ही जानते हैं। अक्सर लोगों गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि उनका जीवन आकर्षक, पुरानी किस्म का तथा पिछड़ा हुआ है। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी जीवन आकर्षक है और पिछड़ा हुआ है और पुराने किस्म का है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो अपनी संस्कृति को आज भी बचाए हुए हैं, वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ना, उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो लोग इसी वजह से, ये जो पुराने किस्म या पिछड़ेपन की वजह से लोग उन पर आरोप लगाते हैं। आरोप क्या लगाते हैं कि वे जानबूझकर आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब ये कौन सी बात हुई? लोग आरोप अक्सर लगाते हैं कि वो जानबूझ के आगे नहीं बढ़ना चाहते, सरकार तो इतना करना चाह रही है, हम तो बोल रहे हैं कि आओ शहरों में आओ, बस हो, ऐसा कुछ तो भी दलीलें दी जाती है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं। कुल मिला के उनको अपने कल्चर को आजमाने और कल्चर को फॉलो करने का पूरा अधिकार, रीति रिवाज को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ पर हमने आदिवासियों के बारे में कुछ मेन तथ्यों को समझा है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com, जहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर सारी चीज़ फ्री दी जाती है। आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप यहाँ पर जाइए और आपको यहाँ को मिलेगा CBSE हिंदी मीडियम। CBSE हिंदी मीडियम आपको क्या देखना है? यहाँ पर देखना है आपको 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं। तो 8वीं क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप 8वीं क्लिक करेंगे, आपके सामने 8वीं के टीचर आ जाएंगे और आप इन टीचरों में से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे वॉच नाउ पर जाएंगे, आप जैसे वॉच नाउ पर जाएंगे आपको उन टीचर का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको देखना क्या है? वहाँ पर जाना है वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में आपको यहाँ पर देखना है, आपके सामने दिखे हुए ना, पाठ्यक्रम परिचय,
यहाँ पर दिया हुआ ना पार्ट 1 संसाधन। तो आप यहाँ पर अपने लेक्चर जो है देख सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपने किसी भी टॉपिक पर क्लिक किया वैसे ही आपका वीडियो हो जाता है शुरू। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है कि अगर वीडियो पूरा हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, क्वालिटी भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उस वीडियो को बड़ा भी कर सकते हैं। और ऐसे में आप अपने नोट जरूर बनाएं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि विकल्प किस तरह का है। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।